हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोलोइड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। जो कोलोइड्स हैं वो हैं क्या? कोलोइड इज़ अ हिट्रोजीनस सिस्टम। ये एक हिट्रोजीनस सिस्टम है जो जैसे मिल्क की अगर हम बात करें, मिल्क एक कोलोइड है, दूध इज़ ए कोलोइड। लेकिन आप कहोगे कि वो तो हिट्रोजीनस नहीं है, वो होमोजीनियस लगता है हमें, बट दैट इज़ एक्चुअली हिट्रोजीनस, क्योंकि इसके अंदर जो बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक कोलोइड की ही हैं। तो कोलोइड इज़ अ हिट्रोजीनस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस, जिसमें दो सब्सटेंसेस का बना हुआ है ये, वन सब्सटेंस विच इज़ नोन एज डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, जो ये सब्सटेंस है इट इज़ डिस्पर्स्ड फेज, is dispersed as very fine particles in another substance and that another substance is dispersion medium। जिस तरह से आपने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा हुआ है, ट्रू सॉल्यूशंस में दो पार्ट होते हैं इसके। एक है सोल्यूट विच इज़ मिक्स्ड इन सोलवेंट। ठीक है, जब सोलवेंट में हम सोल्यूट को मिक्स कर देते हैं, डिज़ोल्व कर देते हैं, तो हमें ट्रू सॉल्यूशन मिलता है। बिल्कुल उसी तरह से जो कोलोइड है वो हमें कैसे मिलते हैं? जब हम डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज को ऐड कर देते हैं और उसको मिक्स कर देते हैं, तो हमें कोलोइड मिलते हैं। द सब्सटेंस विच इज डिस्पर्स्ड कंस्टिट्यूट द डिस्पर्स्ड फेज। अब जो मेन डिफरेंस है सॉल्यूशन और कोलोइड में वो क्या है? मेन डिफरेंस बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड ए कोलोइड इज़ दैट ऑफ देयर पार्टिकल साइज। सिंपली जो डिफरेंस इन दोनों के अंदर है, जिसके कारण इनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो जाती हैं एक दूसरे से, वो है इनके पार्टिकल्स का साइज़। जो सॉल्यूशंस हैं, आपने 9th क्लास में 3 टाइप के मिक्सचर्स किए थे, सॉल्यूशंस, कोलोइड्स एंड सस्पेंशन। तो जो सॉल्यूशंस हैं उनके पार्टिकल का साइज़ सबसे छोटा होता है और उनका साइज़ होता है 1 नैनोमीटर से भी कम। पार्टिकल्स का साइज़ फॉर सॉल्यूशन इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर and particle size of dispersed phase in colloid is 1 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर। तो आप देख रहे हो कि कोलोइड्स के पार्टिकल्स का साइज़ सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के साइज़ से ज़्यादा है, और जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज़ 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा है। इट इज़ मोर देन 1000 नैनोमीटर, ये 100 नहीं है, 1000 है। साइज़ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन इज़ मोर देन 1000 नैनोमीटर। तो जो ये 3 टाइप के हम डिफरेंट मिक्सचर्स देख रहे हैं, वो तीनों क्यों डिफर करते हैं एक दूसरे से? मेनली बिकॉज ऑफ देयर पार्टिकल साइज़, इसलिए उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस आ जाता है। तो क्योंकि हमने बात स्टार्ट की थी सॉल्यूशन और कोलोइड के लिए, तो हम इन दोनों के पार्टिकल साइज़ हमें याद रखने हैं कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज़ है लेस देन 1 नैनोमीटर एंड कोलोइड के पार्टिकल का साइज़ है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ठीक है, अब जो कोलोइड्स हैं दे हैव वेरी लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि कोलोइड्स के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ छोटा है, और साइज़ छोटा होने के कारण, मतलब बिल्कुल छोटा भी नहीं है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से बड़ा है, और इसीलिए उनका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, दे हैव वेरी लार्ज सरफेस एरिया पर यूनिट मास ड्यू टू देयर स्मॉल साइज़। अब हम देखते हैं कि कोलोइड जो हैं वो कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड हैं और क्या बेसिस है जिसके अकॉर्डिंग हम कोलोइड्स को डिफरेंट क्लासेस में या डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कोलोइड्स को हम 3 बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। देयर आर 3 बेसिस ऑन विच कोलोइड्स आर क्लासीफाइड। फर्स्ट इज़ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, कि जो डिस्पर्स्ड फेज है हमारा और डिस्पर्जन मीडियम, उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, मींस भौतिक अवस्था क्या है उनकी, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस है। सेकंड जो इनकी क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स एंड डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स। जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं और जो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में किस टाइप की इंट्रैक्शंस हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उसके बेस पर हम दूसरी क्लासिफिकेशन करेंगे कोलोइड्स की, इसे हम आगे पढ़ेंगे। और जो थर्ड इनकी बेसिस या क्लासिफिकेशन है वो है टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स किस टाइप के हैं, उसके बेस पर थर्ड हम क्लासिफिकेशन करते हैं कोलोइड्स की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम।
तो आपको पता है फिजिकल स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अगर डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सॉलिड है, ठीक है, हम पहले डिस्पर्जन मीडियम की बात करते हैं। अगर डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है तो डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो 3 टाइप के कोलॉइड्स हो गए, जिसमें कि डिस्पर्स्ड फेज गैस इन सॉलिड, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड इन सॉलिड एंड डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, 3 टाइप के ये हो गए हैं। हम इसकी पूरी टेबल ही देख लेते हैं, उससे हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। हम उसमें एग्जांपल्स भी स्टडी करेंगे कि कौन से एग्जांपल्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट। तीनों में से किसी भी स्टेट में डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की क्या है, वो ये है कि जो अगर हम डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड गैस ले लेते हैं और डिस्पर्जन मीडियम भी गैस ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि जो हमारी नाइट्रोजन गैस है 78% है मिक्सचर में, वो तो है डिस्पर्जन मीडियम, और ऑक्सीजन जो कि 21% है वो डिस्पर्स्ड फेज। तो अगर आप उन दोनों को मिक्स कर देते हो, 21% ऑक्सीजन को 78% नाइट्रोजन में आप मिक्स कर देते हो, तो क्या हमें वो एक कोलॉइड मिलेगा? क्या जो रिज़ल्ट होगा उसका, उन दोनों के मिक्सचर का, वो एक कोलॉइड होगा? आपको क्या उनके पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई देंगे? नो, नेवर, बिकॉज एयर इज़ ऑल्सो ए होमोजीनस मिक्सचर। एंड वहाँ पर जो डिस्पर्जन मीडियम है, अगर हम कोलॉइड समझें उसको, वैसे वो कोलॉइड नहीं है, वो सॉल्यूशन है, लेकिन अगर हम उसको कोलॉइड समझते हैं तो नाइट्रोजन उसमें डिस्पर्जन मीडियम होगा और जो बाकी सारी गैसेस हैं वो डिस्पर्स्ड फेज होंगी। ठीक है, लेकिन क्या आपको उसमें कुछ भी ऐसा दिखाई देता है कि जो उनको जिससे कि हम उनको अलग अलग कर सकें, हमें अलग अलग वो दिखाई दे सकें? क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो सॉल्यूशंस की होती है ना, वो एयर के पास हैं। ठीक है, एयर के पास वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, या हम कह सकते हैं कि एयर वो सारी प्रॉपर्टीज़ शो करती है जो कि ट्रू सॉल्यूशंस की होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि गैस इन गैस कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बन सकता है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 8 टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, क्योंकि गैस इन गैस तो हमने हटा दिया उसमें से, वो ट्रू सॉल्यूशन होता है, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसके एग्जांपल्स काफ़ी सारे हैं हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशंस के। पहला तो है कमर्शियल प्रोडक्ट्स एज कोलॉइड्स। ठीक है, तो कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो मतलब कि हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, या हम देखते हैं, जिनके बारे में सुनते हैं, जो कि मतलब मैन मेड हैं, आप ये कह सकते हो, वो है व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम क्या होती है? व्हिप्ड क्रीम जो केक वगैरह पर यूज़ होती है, व्हिप्ड क्रीम होती है ना, वो कि जब आप क्रीम को बीट करते रहते हो लगातार, या मलाई को बीट करते रहते हो लगातार, तो वो व्हिप्ड क्रीम जैसी हो जाती है, जिसमें कि अंदर हवा भर जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, गैस जो है वो लिक्विड में डिस्पर्स हो गई है। तो मैं आपको वही बता रही हूँ ना कि उसमें हवा भर जाती है बीच में, जिसके कारण कि वो फूल जाती है। ठीक है, प्लफी मतलब कि पफ़ी सी हो जाती है, फुलावट सी आ जाती है उसके अंदर। तो लिक्विड में गैस डिस्पर्स है उसमें, और वो व्हिप्ड क्रीम एग्जाम्पल है कोलॉइड का। ठीक है, और फिर है सेकंड एग्जांपल है यहाँ पर कमर्शियल प्रोडक्ट्स में फायर फाइटिंग फोम्स। फायर फाइटिंग, जैसा कि नाम है इसमें, फायर फाइटिंग फोम्स का मतलब है कि जब आग लग जाती है ना किसी चीज़ में, तो ये फोम जैसे स्प्रे करते हैं। ठीक है, स्प्रे करने से क्या होता है, ये एक फोम से बिछ जाती है, जिस चीज़ पर आग लगी हुई है उसके ऊपर पूरा उसको ये कवर कर लेती है, जिससे कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है उस जलती हुई ऑब्जेक्ट तक और आग बुझ जाती है। ठीक है, तो ये फायर फाइटिंग फोम्स, ये एग्जांपल हैं कोलॉइड के। अच्छा, इसमें ये एक और चीज़ मैंने बताई कि यूज्ड एज इमरजेंसी एयरप्लेन लैंडिंग। तो कई बार एरोप्लेन में आग लग जाती है, तो जब वो लैंड कर रहा है ना, तो ये स्प्रे करना शुरू कर देते हैं ताकि जो आग है वो बुझ जाए। तो मैंने आपको प्रिंसिपल तो इसका बता ही दिया है फायर फाइटिंग फोम का, कि ये जब ये फोम उसके ऊपर कवर कर लेती है उस जलती हुई ऑब्जेक्ट को, और ऑक्सीजन कट हो जाती है, ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से आग बुझ जाती है। ठीक है, तो ये इनमें काफ़ी पहले ज़्यादा यूज़ होते थे, अब थोड़ा इनका यूज़ कम कर दिया गया है एज एमरजेंसी एयरप्लेन लैंडिंग में। नेचर से भी एग्जांपल हमें मिलते हैं कोलॉइड्स के।
सेल सैप, सेल सैप क्या होता है, जो सेल के अंदर कोशिका द्रव्य जो होता है ना, कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है वो भी एक कोलोइड है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। उसमें एक्वस मीडियम के अंदर यानी कि वाटर के अंदर प्रोटीन्स, स्टार्च, एंजाइम्स, ठीक है, ये सभी, या न्यूक्लिक एसिड्स, ये सभी उसके अंदर डिस्पर्स्ड होते हैं। सेल सैप इज कोलोइड ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, वाटर के अंदर ये एक कोलोइड बनाते हैं, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये थे एग्जांपल्स कोलोइड के। तो अब हमने कोलोइड्स की जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की, तो वो भी हम देख लेते हैं। आप इसमें देखो कि डिस्पर्स्ड फेज अगर सॉलिड है तो डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इनको स्पेशल नाम दिए जाते हैं उस केस में। अगर सॉलिड इन सॉलिड है तो उसको हम सॉलिड सोल कहते हैं। और इसके एग्जांपल हैं सम कलर्ड ग्लासेस एंड जेमस्टोन्स, ठीक है, जेमस्टोन्स यानी कि जो ये रत्न होते हैं ना, रत्न बोलते हैं इनको हिंदी में, वो सॉलिड इन सॉलिड कोलोइड्स ही होते हैं। एंड सम कलर्ड ग्लासेस, कलर्ड ग्लासेस भी इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड, नेक्स्ट है हमारा सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड को बोलते हैं सोल। अगर सॉलिड इन सॉलिड है तो उसको सॉलिड सोल, और अगर सॉलिड इन लिक्विड है तो उसको सोल, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हैं पेंट्स एंड सेल फ्लूइड्स। सेल फ्लूइड मैंने अभी आपको बताया ना, सेल के अंदर जो सेल सैप है, कोशिका द्रव्य है, या और भी जो कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, प्लास्टिड्स हैं, या लाइसोसोम्स हैं, जो उनके अंदर जो फ्लूइड रहता है ना, वो इसका एग्जांपल है सोल का। और पेंट्स जो हम अपने घर में करवाते हैं दीवारों पर, ठीक है, वो भी इसका एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट जो कोलोइड है वो है सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस को बोलते हैं एरोसोल। तो आप देखो इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, सोल वर्ड कॉमन है। इनका जो कॉमन नेम है ना, जिस नाम से हम इनको मेनली कॉमनली बुलाते हैं, आम भाषा में बुलाते हैं, वो है सोल। उन तीनों में ही सोल वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो आपको इससे आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हो कि अगर सॉलिड है ना इनमें एक पार्ट, तो सोल ऐड हो जाता है, ठीक है। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड सोल, सॉलिड इन लिक्विड सोल, सॉलिड इन गैस एरोसोल। एरोसोल का एग्जांपल है स्मोक एंड डस्ट, ठीक है। वहाँ पर गैस यानी कि एयर के अंदर स्मोक पार्टिकल्स हैं, वो सॉलिड है, या डस्ट की अगर हम बात करें, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं। इसके बाद अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेज जो है वो लिक्विड है, अगर लिक्विड इन सॉलिड है तो उसको हम बोलते हैं जेल। और इसका एग्जांपल है चीज़, बटर, जेलीज, ठीक है। सॉलिड में लिक्विड है, इसमें लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल इनको बोलते हैं इमल्शंस। और इसका एग्जांपल है मिल्क एंड हेयर क्रीम, ठीक है। मिल्क तो मैंने आपको बताया ही था कि एक कोलोइड है। लिक्विड इन गैस इनको बोलते हैं एरोसोल, इसको भी एरोसोल बोलते हैं। सॉलिड इन गैस भी एरोसोल है, लिक्विड इन गैस भी एरोसोल है। इसके एग्जांपल हैं फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज। जो इंसेक्टिसाइड कीटनाशक स्प्रे होता है ना, वो भी एरोसोल ही है, ठीक है। और इसके बाद अगर डिस्पर्स्ड फेज गैस है, तो एक तो हमने हटा ही दिया था, गैस इन गैस तो होता ही नहीं है। गैस इन सॉलिड, इसको बोला जाता है सॉलिड सोल। और इसके एग्जांपल है प्यूमिक स्टोन, फोम रबर। और गैस इन सॉलिड फोम बोला जाता है इसको। और इसके एग्जांपल है व्हिप्ड क्रीम, जो अभी हमने किया था, ठीक है। ये कॉमर्शियल में आता है, कॉमर्शियल एग्जांपल है इसका। सोप लेदर, साबुन की जो झाग बनती है। और फ्रोथ, ये भी झाग ही होती है, ठीक है। ये फ्रोथ जो है ना, हम इस झाग को भी कह सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि टीवी में भी दिखा देते हैं कई बार कि कई नदियाँ बहुत गंदी हो रही हैं और वहाँ पर इतनी गंदगी हो गई है कि ऊपर ऊपर झाग तैरती हुई नज़र आती है, वो उस गंदगी के कारण होती है, तो वो फ्रोथ आप उसको कह सकते हो, ठीक है। तो वो भी एक कोलोइड है जिसको कि फोम कहा जाता है। और वो कैसे बना है, गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन थी कोलोइड्स की ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब हम सेकंड टाइप की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जो हम इसमें मेनली पढ़ेंगे ना, वो है हम पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड, जिनको कि सोल्स कहते हैं, इमल्शंस और जेल्स। वैसे आपके सिलेबस में सोल्स और इमल्शंस ही हैं, तो हम इन दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे मेनली।
सेकेंड टाइप की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स में किस टाइप की इंटरेक्शंस हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से बाइंड हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, या वो बड़ी मुश्किल से हमने उनको बाइंड किया हुआ है। उसके बेस पर दो टाइप के कोलॉइड्स हैं, लायोफिलिक कोलॉइड्स एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। ठीक है, लायोफिलिक सिंपली हमने इसको बोला है सोलवेंट अट्रैक्टिंग। ठीक है, जो सोलवेंट से अच्छी अट्रैक्शन है उनकी, और अगर सोलवेंट को रिपेल करते हैं, अट्रैक्शन नहीं है, यानी कि डिस्पर्जन मीडियम से अट्रैक्शन नहीं है, तो लायोफोबिक। ठीक है, तो डिस्पर्जन मीडियम। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, अगर जो हमारा सोलवेंट है वो वाटर है, इफ़ सोलवेंट इज़ वाटर यानी कि डिस्पर्जन मीडियम इज़ वाटर, तो हम इनको हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक कहेंगे। लायो वर्ड रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रो से, हाइड्रोफिलिक इफ़ कोलोइडल पार्टिकल्स आर वाटर अट्रैक्टिंग एंड इफ़ दे आर वाटर रिपेलिंग देन दे आर हाइड्रोफोबिक। ठीक है, और अगर डिस्पर्जन मीडियम फैट्स हैं, ऑयल हैं या कोई और तरह की फैट्स हैं, तो हम इनको बोलते हैं लाइपोफिलिक या लाइपोफोबिक। लाइपो वर्ड आया लिपिड से, लिपिड्स और फैट्स हम दोनों ही नाम यूज़ करते हैं एक दूसरे के लिए, फैट्स को लिपिड्स भी कहते हैं। तो अगर डिस्पर्जन मीडियम फैट या लिपिड है, तो जो टर्म्स हैं लायोफिलिक की जगह हम बोलेंगे लाइपोफिलिक, और लायोफोबिक की जगह हम बोलेंगे लाइपोफोबिक। ठीक है, तो पहले हम लायोफिलिक कोलॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। अब इसको मैंने अच्छे से लायोफिलिक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लायो प्लस फिलिक। लायो मीन्स लिक्विड एंड फिलिक मीन्स लविंग। ठीक है, या अट्रैक्टिंग। लिक्विड लविंग और लिक्विड अट्रैक्टिंग कोलॉइड्स आर लायोफिलिक कोलॉइड्स। अब इनके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं। तो पहला है, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्टली मिक्सिंग द सब्सटेंसेस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। इसमें एग्जांपल भी हैं ये साथ में ही, स्टार्च, जेम एंड जिलेटिन। अगर इनको हम डिस्पर्जन मीडियम में डायरेक्टली मिक्स कर दें तो ही ये बन जाएगा, कोलॉइड बन जाएगा। सिंपली आपने क्या करना है, स्टार्च, गम और जिलेटिन के कोलॉइड्स बनाने के लिए डिस्पर्जन मीडियम में इनको डालकर मिक्स कर देना है, तो आपको ये कोलॉइड्स मिल जाएंगे, और ये होते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स। ठीक है, मतलब ये एग्जांपल्स हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स के। जब आप इनको डिस्पर्जन मीडियम में सिंपली मिक्स कर देते हो अच्छे से, तो आपको कोलॉइड मिल जाता है, और इस टाइप के कोलॉइड को लायोफिलिक कोलॉइड कहा जाता है। इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इफ़ डिस्पर्जन मीडियम इज सेपरेटेड फ्रॉम डिस्पर्स्ड फेज। अगर आप किसी तरह से डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्जन मीडियम में से निकाल कर अलग कर लो, जैसे एक सिंपल मेथड है इसको इवेपोरेट करके, डिस्पर्जन मीडियम को ना आपने इवेपोरेट कर दिया। अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर था तो आप उसको इवेपोरेट कर दो, ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेज बच जाएगा आपके पास, यानी कि जो लायोफिलिक कोलॉइड था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम तो आपने अलग कर दिया ना। लेकिन अब आप इसको दोबारा से रिकन्स्टिट्यूट कर सकते हो, आप इसको रिकन्स्टिट्यूट कर सकते हो। अगर जो आपके पास रिमाइंडर बचा है, यानी कि आपके पास जो रेजिड्यू बचा है डिस्पर्स्ड फेज, उसमें आप या उसको आप डिस्पर्जन मीडियम में ऐड कर दो और मिक्स कर दो, आपको दोबारा से वो लायोफिलिक कोलॉइड मिल जाएगा। लायोफिलिक कोलॉइड जो हैं उनको आप अगर किसी तरह से आपने उनको सेपरेट कर दिया या डिकम्पोज कर दिया, डिस्पर्स्ड फेज को अलग, डिस्पर्जन मीडियम को अलग, तो आप उनको दोबारा भी बना सकते हो। डिस्पर्जन मीडियम उसमें आप ऐड करो और आपको लायोफिलिक कोलॉइड दोबारा से मिल जाएगा। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, दे आर ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल सोइल। और रिवर्सिबल सोइल हम इसको क्यों बोलते हैं, सिर्फ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम इनको रिकन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर आपने इनको डिकम्पोज कर दिया तो दोबारा से बनाए जा सकते हैं, इसलिए इनको रिवर्सिबल सोइल बोला जाता है। दे आर स्टेबल एंड कांट बी ईजिली कोएगुलेटेड। ये काफ़ी स्टेबल होते हैं, आप इनको आसानी से कोएगुलेट नहीं कर सकते। कोएगुलेट का मतलब है इनमें से डिस्पर्स्ड फेज को निकालकर अलग नहीं कर सकते हो आसानी से, ये स्टेबल हैं। नेक्स्ट इज, तो क्योंकि ये स्टेबल है इसलिए अगर आप इनको प्रिजर्व करके रखना चाहते हो लंबे टाइम के लिए, तो आपको इसमें कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि दीज आर स्टेबल, ये स्टेबल हैं।
इसलिए अगर आप इनको लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखना चाहते हो तो देयर इज़ नो नीड ऑफ एडिंग स्टेबलाइजिंग एजेंट टू देम। स्टेबलाइजिंग एजेंट जैसा कि नाम ही है कि वो उनको स्टेबल रखेगा, डिकम्पोज या कोएगुलेट नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये क्योंकि स्टेबल है इसलिए देयर इज़ नो नीड ऑफ एडिंग स्टेबलाइजिंग एजेंट। तो ये तो हैं हमारे लायोफिलिक कोलोइड्स। अब हम लायोफोबिक कोलोइड्स करेंगे, तो इसकी भी हम सिंपल इसका मीनिंग देख लेते हैं। लायो प्लस फोबिक, लिक्विड हेटिंग, ठीक है, या रिपेलिंग। ये लिक्विड को रिपेल करते हैं या लिक्विड से हीट करते हैं, तो इसलिए इनको बनाना काफ़ी मुश्किल है। इनका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि आप ये डिस्पर्जन मीडियम को रिपेल करते हैं या हेट करते हैं, इसलिए आप इसको आसानी से नहीं बना सकते हो। इनको बनाने के स्पेशल मेथड्स होते हैं। लायोफोबिक कोलोइड्स को बनाने के लिए स्पेशल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इनका पॉइंट इसी से ही रिलेटेड है कि दे कांट बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपली मिक्सिंग डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। आप इनको आसानी से नहीं बना सकते हो अगर आपने डिस्पर्स्ड फेज को सिंपली मिक्स कर दिया डिस्पर्जन मीडियम में, तो इसी से ही कोलोइडल सोल नहीं बन जाएगा। और इसके एग्जांपल है मेटल एंड देयर सल्फाइड्स। अगर डिस्पर्स्ड फेज आप ले रहे हो, अगर आप मेटल और उनके सल्फाइड्स को एज डिस्पर्स्ड फेज ले रहे हो, तो इनके कोलोइड्स बनाना मुश्किल है क्योंकि ये लायोफोबिक कोलोइड्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दीज सोल्स इफ वंस प्रेसिपिटेटेड। अगर आपने इनको डिकम्पोज कर दिया, डिस्पर्स्ड फेज इसमें से कोएगुलेट करके अलग कर दिया, कोएगुलेट भी बोल सकते हैं हम या प्रेसिपिटेट भी बोल सकते हैं। डिस्पर्स्ड फेज को प्रेसिपिटेट आउट कर दिया तो ये वापस आप इसको नहीं बना सकते हो। जैसे आपने लायोफिलिक कोलोइड को बनाया था ना कि अगर आप कोएगुलेट कर भी दिया तो आप दोबारा से डिस्पर्जन मीडियम को मिक्स करके आप उनको रिकन्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन इनको हम ऐसा नहीं कर सकते। दे डू नॉट गिव बैक कोलोइडल सोल बाय सिंपल एडिशन ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, इसलिए दे आर ऑल्सो नोन एज इरिवर्सिबल सोल्स। इरिवर्सिबल सोल्स भी इनको कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, लायोफिलिक की तरह से हम देख रहे हैं, लायोफोबिक सोल्स आर नॉट स्टेबल। ये स्टेबल नहीं है। इनको अगर आपने गर्म कर दिया या आपने इनको शेक कर दिया थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, या आपने इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, तो ये कोएगुलेट हो जाते हैं। दे कैन बी ईजिली कोएगुलेटेड और प्रेसिपिटेटेड, दोनों वर्ड्स यूज़ कर सकते हो आप, कोएगुलेटेड और प्रेसिपिटेटेड। दे कैन बी ईजिली, they are not stable because then they can be easily coagulated or precipitated by heating, shaking or by adding small amount of electrolyte, ठीक है। और इसीलिए क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, इसलिए अगर आप उनको प्रिजर्व करना चाहते हो तो आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजिंग एजेंट उसमें ऐड करना होगा। तो आप जो ये मैंने आपको इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी करैक्टरिस्टिक्स बताई हैं दोनों की, आप इनको डिफ्रेंशिएशन करके भी लिख सकते हो, बीच में कॉलम बनाकर, ठीक है। पॉइंट्स इनके एज इट इज़ आप इनको डिफ्रेंशिएट करके भी लिख सकते हो बाय ड्राइंग ए टेबल एंड कॉलम बनाकर, एक तरफ लायोफिलिक कोलोइड्स एंड एक तरफ लायोफोबिक कोलोइड्स। इससे ईजिली आप इनको याद रख पाओगे। इसके बाद हमारी थर्ड टाइप की क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स किस टाइप के हैं, उसके बेस पर ये 3 टाइप के हैं। मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स, इनके नाम से भी आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। मैक्रो मोलिकुलर कोलोइड्स एंड एसोसिएटेड कोलोइड्स। सबसे पहले हम मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स के बारे में पढ़ते हैं। मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स, ये जैसे अगर आपके पास जो डिस्पर्स्ड फेज़ है, आपने उसको डिस्पर्जन मीडियम में डाला, तो जो डिस्पर्स्ड फेज़ के पार्टिकल्स थे, अगर वो एटम्स हैं तो बहुत सारे एटम्स एक साथ आ गए, एग्रीगेट हो गए, या अगर वो मॉलिक्यूल्स थे तो वो एग्रीगेट हो गए। आपका डिस्पर्स्ड फेज़ जिस भी चीज़ का बना है, अगर वो एटम्स का बना है तो मान लो आपने जब उनको ऐड किया डिस्पर्जन मीडियम में तो वो एग्रीगेट हो गए, बहुत सारे एटम्स इकट्ठे हो गए एक साथ। या अगर वो मॉलिक्यूल्स का बना हुआ था तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो वो जब एक साथ एग्रीगेट बना लेते हैं तो उनका साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि वो कोलोइडल रेंज में आ जाता है। कोलोइडल रेंज मतलब 1 नैनोमीटर से
1000 नैनोमीटर के बीच का साइज़ उनका हो जाता है। तो ऐसे कोलोइड्स को हम मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स कहते हैं। व्हेन डिजोल्व्ड इन डिस्पर्जन मीडियम, इनके बारे में ये एक तरह से डेफिनेशन ही है इसकी। व्हेन डिजोल्व्ड इन डिस्पर्जन मीडियम ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मोलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एग्रीगेट टू फॉर्म स्पीशीज ऑफ साइज इन कोलोइडल रेंज एंड दैट इज़ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। डिज़ोल्व करने पर डिस्पर्जन मीडियम में जब आपने डिज़ोल्व किया तो डिस्पर्स्ड फेज के एटम्स या तो बहुत सारे या उनके मोलिक्यूल्स एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और उनका साइज़ अगर कोलोइडल रेंज में है तो हम ऐसे कोलोइड को मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स कहते हैं। और इनके एग्जांपल्स हैं गोल्ड सॉइल। गोल्ड सॉइल में जो डिस्पर्स्ड फेज है वो एटम्स का बना हुआ है, इसलिए एटम्स के एग्रीगेट बनेंगे गोल्ड एटम्स। और सल्फ़र सॉइल इसका एग्जांपल है जिसमें कि डिस्पर्स्ड फेज सल्फ़र S8 मोलिक्यूल्स का बना हुआ है, तो इसलिए वहाँ मोलिक्यूल्स के एग्रीगेट्स बनेंगे। सेकंड टाइप के कोलोइड्स हैं मैक्रो मोलिकुलर कोलोइड्स। यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं ना वो हैं ही बड़े साइज़ के। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स पहले से ही बड़े साइज़ के हैं, मैक्रो, उनके मोलिक्यूल्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, ठीक है। इसलिए वो पहले से ही जब आपने उनको डिस्पर्जन मीडियम में डाला उनके पार्टिकल्स इतने बड़े थे कि वो कोलोइडल रेंज में आ गए, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ गए, और ऐसे कोलोइड्स को मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स कहते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं इसके बारे में भी आपका चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, आप उसमें पढ़ोगे इनको अच्छे से। वैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या हैं, हमारी बॉडी में मेनली ये होते हैं, जैसे स्टार्च है, सेलुलोज हैं, प्रोटीन्स हैं, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स इन सूटेबल सोलवेंट, यहाँ सोलवेंट मीन्स डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स इन सूटेबल सोलवेंट फॉर्म सॉल्यूशंस इन विच देयर साइज मे बी इन कोलोइडल रेंज and such colloids are called macromolecular colloids. These are stable and resemble true solution in many ways. कई तरह से ये true solution से resemble करते हैं, मतलब कि इनकी कई सारी characteristics ऐसी होती हैं जो solutions जैसी होती हैं, ये stable भी होते हैं, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन है, इनके एग्जाम्पल नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, एंजाइम्स जो मैंने आपको बताया अभी, और मैनमेड भी हैं जैसे पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीस्टाइरिन। ये भी आप चैप्टर आपका पॉलीमर्स है आपके सिलेबस में, उसमें आप इनको पढ़ोगे। एंड थर्ड टाइप ऑफ कोलोइड्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इज़ एसोसिएटेड कोलोइड, जिनको कि मीसल्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है, सम सब्सटेंसेस विच बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड लो कंसनट्रेशन। ये जो सब्सटेंसेस हैं जब इनकी कंसनट्रेशन कम है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह से बिहेव करते हैं, लेकिन अगर इनकी कंसनट्रेशन बढ़ा दी गई, अगर सॉल्यूशन जो इनका था उसमें इनकी कंसनट्रेशन बढ़ा दी तो ये एग्रीगेट्स बना लेते हैं, जिनको कि मीसल्स कहा जाता है। मीसल्स के बारे में आप पढ़ चुके हो 10th क्लास में, साबुन का जो एक्शन है, सोप एक्शन, वहाँ पर मीसल्स से ही होता है उसका एक्शन, ठीक है। तो these some substances which behave as normal strong electrolyte at low concentration, but when their concentration is increased they form aggregates known as micelles and the system is now exhibiting colloidal behavior। और जो सिस्टम बना, पहले वो सॉल्यूशन की तरह से एक्ट कर रहे थे, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, लेकिन अब कंसनट्रेशन ज़्यादा होने से जो उनके एग्रीगेट बन गए, इसलिए वो अब कोलोइडल बिहेवियर शो कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि वो कोलोइडल सोल बन गए, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल हैं सोप, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, ठीक है। साबुन का एग्जाम्पल तो आपने पढ़ा ही हुआ है, इसके साथ साथ सिंथेटिक डिटर्जेंट भी इसका एग्जाम्पल है। तो हमने ये आज क्लासिफिकेशन की कोलोइड्स की, डिफरेंट टाइप ऑफ कोलोइड्स हमने पढ़ा, ठीक है। और उनकी क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पर की वो भी हमने किया विद एग्जाम्पल। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ओके।